अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग इस वक्त जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और इस चैप्टर में हमने जो है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शंस। आर्थ्रोपोड किसे कहते हैं स्टूडेंट? आर्थ्रोपोड इज़ एन इनवर्टिब्रेट एनिमल हैविंग एन एक्सोस्केलेटन, यानी वो होते हैं जिसके अंदर वर्टिब्रा नहीं होता, इनवर्टिब्रेट होते हैं। और इसका जो बाहरी खोल होता है उसके ज़रिए ही इनका एक्सोस्केलेटन इनका स्ट्रक्चर बनता है, इनका ढांचा बनता है। इसके अंदर जैसे मिसाल तौर पर इंसेक्ट हुए, मॉस्किटो हुए, फ्लाइज एक्स्ट्रा। तो ये है आर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन। और इसके अंदर स्टूडेंट ये हम लोग बात करें कि 3 डिजीज़ हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन में। एक तो मलेरिया है, दूसरा डेंगू है और तीसरा लिम्फेटिक फाइलियरेसिस है। अब आइए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं मलेरिया कहते किसे हैं। ये कह रहे हैं कि मलेरिया इज़ अ मस्कीटो बोर्न फेब्राइल डिजीज़ काज बाई मलेरिया पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स कौन से हैं अभी उसका आगे जिक्र आएगा। ये मलेरिया जो है ये इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने गंदी हवा के होते हैं। और यूनानी में जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है एजामिया, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वो गड्ढे हैं, है ना मुराद, जिसमें पानी जमा होता है और इनमें पैदा होने वाले असाम इस मर्ज का सबब बनते हैं। इस वजह से इसका नाम जो है एजामिया रखा गया है। चूँकि इसमें और हुम्मा एजामिया का है, यानी कि इसमें चूँकि बुखार का ही मेन वो रोल होता है। बाकी इंसान जो है चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन फीवर ऐसी जब उसे होता है तो उसमें उसका साइन अलामत शदीद होती है। इस वजह से इसे हुम्मा की कैटेगरी में इसे रखा गया है। और स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। या तो आपका ये मलेरिया इज़ अ मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन या कहिए मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। प्रोटोजोआ क्या होता है स्टूडेंट? प्रोटोजोआ जो है ए पैरासाइटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट कैन डिवाइड ओनली विद इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये वो होते हैं कि जो सिंगल सेल्ड या खलवी, है ना, असाम होते हैं, जो कि क्या होते हैं जर्सुमे प्लाज्मोडियम को उसका नाम दिया जाता है ना, जो उसे जर्सुमे प्लाज्मोडियम की वजह से पैदा होता है। और ये बीमारी स्टूडेंट पूरी दुनिया में पाई जाती है और इसके अंदर इंसान ही ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं प्लाज्मोडियम से ज़रिए से। और इसमें जो इनको ये किसी ज़रिए से इंसानों में पहुंचता है वह फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो वेक्टर, इसके ज़रिए से ये इंसानों में, ठीक है, ये पैरासाइट इंसानों में प्लाज्मोडिया या प्रोटोजोआ कहते हैं, इंसानों में पहुँचते हैं। इसका वेक्टर कौन होता है, कौन इसको पहुँचाता है इंसान है स्टूडेंट? तो वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो वेक्टर। इसकी अलामत में 3 चीज़ का जिक्र आता है कि जैसे इसका तो पहले ये तो कब ये ज़ाहिर होता है, ये कि हफ्ते, महीने या सालों लग जाते हैं इसके अलामत के ज़ाहिर होने में, लेकिन मोस्टली हफ्ते में के अंदर इसकी अलामत ज़ाहिर हो जाती है। और कह रही कि मलेरिया तकरीबन 100 दुनिया के 100 मुल्कों में इसके केसेस मिलते हैं और दुनिया की आधी आबादी, है ना, मलेरिया के रिस्क पर है। यानी इतना ज़्यादा मलेरिया फैलने का या कि ये कॉमन है कि आधी दुनिया इसके पे रिस्क पर है। और कह रहे हैं कि स्टूडेंट इसके लिए जो ज़रूरी होता है मैक्सिमम प्रीवलेंस की जगह पे मिलते हैं ये, जो उनके लिए बहुत ही वार्म एंड ह्यूमिड अगर एरिया है वहाँ पर इनके चांसेस ज़्यादा होने के होते हैं, वहाँ केसेस ज़्यादा मिलते हैं। और ख़ास तौर पर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है और ह्यूमिडिटी ही इनके लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पर 20-30 फ़ारेनहाइट और या अबाउट 60%, है ना, ह्यूमिडिटी इनके लिए दरकार होती है। जहाँ खास तौर से हिंदुस्तान में इस वक्त जो जुलाई से नवंबर के दरमियान का जो अर्सा होगा, अभी अगस्त जैसे चल रहा है, अब नवंबर तक क्या ये मौसम पीक होता है, मतलब इसमें मलेरिया के मरीज़ ज़्यादा मिलते हैं या मलेरिया के ये आउटब्रेक होता है एक तरह का। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं एपिडेमिक को डिटरमिन में। इसमें एजेंट जो है 4 तरह के एजेंट होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। कहा कि मलेरिया इन मैन इज काज्ड बाय 4 डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। 4 पैरासाइट है जो मलेरिया काज का बनते हैं। उसमें नंबर 1 है प्लाज्मोडियम, पीछे समझ लीजिएगा स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स।
दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफारम, तीसरा है प्लाज्मोडियम लेरी एंड चौथा है प्लाज्मोडियम ओविल। तो इसमें आपको दो याद रखना है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफारम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये वाइट स्टेट्स जियोग्राफी, ये पूरी दुनिया में आमतौर से ये मिलता है दुनिया में, लेकिन हिंदुस्तान की कॉन्सिक्वेंस में हम लोग बात करें तो उसमें 50% जो केसेस मिलते हैं वो प्लाज्मोडियम है ना फैल्सीफारम की वजह से इसका इन्फेक्शन होता है। 4 to 8% जो है दूसरे मिक्स्ड इन्फेक्शन एंड डेथ्स ड्यू टू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यानी कि ज़्यादा जो होता है फैल्सीफारम होता है, लेकिन 4 से 8% जो मिक्स्ड होते हैं इन्फेक्शन और रिस्क ड्यू टू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब स्टूडेंट इसमें देखते हैं हम लोग बात करें इसका रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। ह्यूमन रिजर्वायर इज वन हु है ना हु हार्बर्स द सेक्सुअल फॉर्म जिमोटोसाइट ऑफ द पैरासाइट। अभी स्टूडेंट आपके लिए प्रॉब्लम हो रही होगी कि इसमें ये सेक्सुअल फॉर्म जिमोटोसाइट्स क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसको बताया कि 2 साइकिल होती है, एक तो एसेक्सुअल साइकिल होती है जो कि मैन के अंदर होती है, इसलिए मैन को इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है, और सेक्सुअल साइकिल होती है जो मॉस्किटो के अंदर होती है, और इस कंडीशन को मॉस्किटो को सेक्सुअल साइकिल कहा जाता है। तो स्टूडेंट यानी कि मलेरिया की पूरा क्या है एक लाइफ साइकिल है, यानी कि जब वो एक सेक्सुअल फॉर्म होगा यानी जब मैन में होगा तो उसे जो है शाइजोगोनी कहेंगे, और जब मॉस्किटो में होगा तो स्पोरोगोनी कहेंगे। तो यानी कि मैं तो स्टूडेंट बताना चाह रहा हूँ कि इसकी पूरा एक लाइफ साइकिल है, और उसको मैं यहाँ उसका जिक्र नहीं करूँगा, उसके लिए मैं अलग से आपको लेक्चर अपलोड करूँगा ताकि वो मलेरिया की लाइफ साइकिल आपको आसानी से इस समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि अभी आगे आप तो आएगा मेरोजॉइड्स क्या है, ट्रोफोजॉइड्स क्या है, ठीक है ना, गेमेट्स क्या है, गेमेटोगोनी क्या है, ये सब क्या टर्मिनोलॉजी उसमें इस्तेमाल होंगे। लेकिन हम स्पोरोगोनी क्या है, ठीक है ना, स्पोरोजॉइड्स क्या है, शाइजोगोनी क्या है, ये सब चीज़ें भी आगे इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन हम जब मलेरिया की लाइफ साइकिल आपको बताएंगे उसके अंदर उसके जो टेक्निकल वर्ड है ना उसको मैं क्लियर करूँगा उस वक्त, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चूँकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने अभी उसको नहीं यहाँ पर जिक्र किया है, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मलेरिया पैरासाइट को समझने के लिए या मलेरिया इन्फेक्शन को समझने के लिए। तो कह रही है कि वन हु हार्बर्स द सेक्सुअल फॉर्म गेमेटोसाइट ऑफ द पैरासाइट, अ पेशेंट कैन बी कैरियर ऑफ सेवरल प्लाज्मोडियम स्पीसीज इन द सेम टाइम। और बच्चे इसके लिए इस गेमेटोसाइट को कैरियर ज़्यादा प्रोन होते हैं कि वो कैरी करते हैं, है ना, इस प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ को बिलमुकाबिल एडल्ट के। पीरियड ऑफ कॉम्प्लिकेबिलिटी की बात करें स्टूडेंट तो उसमें इनके जो है वो क्योंकि 4 स्पीसीज़ मिल गई, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हुआ, प्लाज्मोडियम फैल्सीफारम हुआ, प्लाज्मोडियम मलेरी हुआ, प्लाज्मोडियम, तो उसका इनकी सबकी वेरी करता है कितने दिन में होते हैं। और ये कह रही कि वाइवेक्स इन्फेक्शन की बात करें तो ये ब्लड में जो है 4 to 5 डेज के दरमियान की कम्युनिकेबिलिटी होती है, यानी अगर इस दरमियान कोई किसी इंसान के अंदर कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो वो क्या होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है, वो मॉस्किटो इन्फेक्ट हो जाता है और असेक्सुअल पैरासाइट इन्फेक्शन होती है। फैल्सीफारम इन्फेक्शन में 10 to 12 डेज़ के अंदर क्या है कि वो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होती है, जो फैल्सीफारम मलेरिया के कॉन्स्टिट्यूटिव एजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग बात करें इसके होस्ट फैक्टर की, तो इसमें आपको बताइए नो एज इज बार फॉर मलेरिया, हाउ वेयर न्यू बोर्न आर रेसिस्टेंट, यानी किसी भी एज में होता है, लेकिन फिर बता रहे हैं कि न्यू बोर्न जो होता है उनके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से ये है कि उनका जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मलेरिया जो फैल्सीफारम है उसका डेवलपमेंट है ना वो उनको पैरासाइट का डेवलपमेंट रुक जाता है। और यार चिल्ड्रन हैव बीन आइडेंटिफाई एज हाई रिस्क ग्रुप, यंग चिल्ड्रन के अंदर ये ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाई रिस्क में इनका शुमार किया गया है, उनको शामिल किया गया है कि उनके अंदर ये चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि अगर उनको मलेरिया का मॉस्किटो बाइट करता है तो उनको मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको हो जाए। और जब जैसे उसकी वजह यही हुआ कि भाई जब फीटल था तो उसमें क्या उनका कंसंट्रेशन बहुत था हीमोग्लोबिन का, अब इसमें धीरे जब बच्चा बढ़ता रहता है तो उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे लो हो जाता है, जिसमें क्या होता है प्लाज्मोडिया ये उसका पैरासाइट होते हैं वो ग्रो करने में उन्हें ग्रो करते हैं। और इसके बात करें स्टूडेंट तो कौन कौन लोग और इसके हॉस्पिटल में और क्या क्या चीज़ें शामिल है, एक तो इसके सेक्स स्टूडेंट्स है, इस मोर कॉमन मैन
यानी कि इन मर्दों में ये चीज़ कॉमन ज़्यादा है बिलमुकाबिल औरतों के। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मर्द क्या है मोस्टली आउटडोर लाइफ गुजारते हैं, है ना, और उनके कपड़े वगैरह भी कम पहनते हैं बिलमुकाबिल फीमेल के। अब इसके प्रेगनेंसी की बात करें स्टूडेंट, तो ये करेगी इंक्रीज द रिस्क एंड सिवियरिटी ऑफ मलेरिया। यानी कि अगर ये प्रेगनेंसी में एक दरमियान किसी फीमेल को हो जाता है, खासतौर पर प्राइमरी ग्रेविड हो, तो उसके अंदर ये चांसेस होते हैं कि उसका एबॉर्शन हो जाए, ठीक है, या अगर बच्चा हो भी तो प्रीमेच्योर डिलीवरी या स्टिल बर्थ, यानी कि तो दुनिया में आने के बाद वो बच्चा है ना उसकी या तो एबॉर्शन ही हो जाए या तो फिर उसका पेट में उसकी डेथ हो जाए, या कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है अगर ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मलेरिया का एक तरह का ये कॉम्प्लिकेशंस होता है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मलेरिया किसी फीमेल को होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस में ये चीज़ होती है कि उसका एबॉर्शन हो जाए या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रहा हो। ऑक्यूपेशन में कहते हैं स्टूडेंट कि मलेरिया इज़ नॉट एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बट इज़ मोर एमंग रूरल पीपल बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। उनके लिए कॉमन होता है ऑक्यूपेशन का, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन किसान वगैरह में चूँकि वो जिस एरिया में काम करते हैं या जहाँ पे आते हैं, चूँकि पेड़ पौधों को पानी वगैरह देना होता है, तो इस वजह से जो है स्टूडेंट वहाँ पर उसकी ब्रीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ऑक्यूपेशन में किसानी ही कहा गया, एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन के लोगों में ये प्रोन होता है। इन्वायरमेंट फैक्टर अभी बताया था आपको कि दोज हैव बीन फेवरेबल फॉर प्रिवेंस ऑफ मलेरिया इन इंडिया। सीज़न उसके ताल्लुक से बात करते हैं तो इंसिडेंस इज़ हाई बिटवीन जुलाई टू नवंबर बिकॉज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज लो एंड ह्यूमिडिटी इज़ हाई। जैसे जिस एरिया में जिस वक्त इस हम लोग क्या है कि जो वक्त हम लोग गुजार रहे हैं इस वक्त क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, क्यों उमस ज़्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है ना, ड्राई एयर में कूलिंग नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, उसके हवा के खतरात, हवा के ज़रात ज़्यादा पानी के खतरात जो है क्या है हवा में इस वक्त एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है, जिसके कहते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ वगैरह में उन्हें बहुत आसानी होती है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करें तो फेवरेबल टेम्परेचर इनके अंदर जो है बिटवीन 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ये इनके अंदर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर काम करता है स्टूडेंट। वहाँ पर हमने जो पढ़ा था 20-30 स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फैक्टर इज बिटवीन 20-30 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी अभी यह बताया रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 60% एंड अबव इज फेवरेबल फॉर द मॉस्किटो टू लाइव लॉन्गर। रेनफॉल नॉट ओनली फेवर बट इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी बट आल्सो प्रोवाइड ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटो। ये आपको आसानी क्वेश्चन कि रेनफॉल अगर हैवी रेनफॉल होगी तब तो ठीक है कि भाई चलिए कहीं पर पानी रुकेगा नहीं और उसकी वजह से सारी ब्रीडिंग प्लेस क्या होगा कि कोई भी चीज़ जगह किसी जगह से माइग्रेट करके हुए आ रही है तो वो चीज़ क्या बह जाएगी। लेकिन ऐसे अगर कुछ वक्त के लिए बारिश हो और उसके बाद फिर 15-20 दिन पानी बारिश ना हो तो उससे क्या है कि जगहों पे क्या होगा पानी इकट्ठा हो जाएगा, जिसके अंदर क्या है कि ब्रीडिंग इसके चार प्लेसेस फॉर मॉस्किटो है ना, तो वहाँ पे ये उनके लिए आसानी हो जाती है, वहाँ का ब्रीडिंग उनकी हो जाती है। अल्टीट्यूड ये याद रखिए छोटे स्टूडेंट्स की ये जो है 2500 मीटर्स की अगर एबव है, ठीक है ना, ये चूँकि जाहिर सी बात वहाँ पर तो ठंड मौसम हो जाएगा ना, ह्यूमिडिटी और हॉट तो ह्यूमिडिटी होगी नहीं, इस वजह से क्या है कि वहाँ पर मॉस्किटो वहाँ तक सर्वाइव कर नहीं सकते। सो मलेरिया इज़ रेयर इन नेपाल, तो नेपाल चूँकि बहुत हाई एल्टीट्यूड पर वाक़ है इस वजह से वहाँ पर जो है मलेरिया वहाँ के रेयर होता है, वहाँ मलेरिया होता ही नहीं। ब्रीडिंग हैबिट में इन्फ्लुएंस फीमेल्स मॉस्किटो ब्रीड्स इन फ्रेश वाटर इन पोन्ड्स, ठीक है, फ्रेश वाटर में ये ब्रीड करते हैं, खासतौर से पोन्ड तालाब वगैरह में, सिस्टर्न्स हुआ या जो छोटे मोटे गड्ढे नदी नाले होते हैं, कुएं हुए, हेड टैंक्स, पूल्स एक्स्ट्रा। फीडिंग हैबिट्स क्या कि ये या इसका मतलब ये एनोफ्रीन जो फीमेल होती है मॉस्किटो वो फीड करती है ह्यूमन ब्लड को ही खाती है, यानी एंथ्रोफिलिक होती है, जबकि इसके मेल जो है वो मेल मॉस्किटो डू नॉट ट्रांसमिट द डिजीज बिकॉज दे डू नॉट बाइट, दे फीड ऑन प्लांट एंड फ्रूट जूस। तो इसमें समझिए कि इसकी कबील की जो ये है एनोफिलिन फीमेल मॉस्किटो, फीमेल यहाँ पे बहुत ख़तरनाक है ना, कि वो इंसानों का ही खून चूसती है, लेकिन यहाँ पर मेल ये है कि वो अपना जीवन गुजारता है वो क्या प्लांट और फ्रूट जूस के पी करके या उसको खा करके अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और ये कह रहे कि ड्यूरिंग नाइट ये फीमेल
बाइट करती है। और रेस्टिंग हैबिट में क्या आता है, मोस्ट ऑफ दीज वेक्टर्स रेस्ट इंडोर आफ्टर ब्लड मील इंडोफिली, यानी कि अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान के जो स्टेज थी एसिस्कुअल स्टेज, उसके अंदर अगर किसी मॉस्किटो ने बाइट किया तो फिर वो बाइट करने के बाद वो बाहर नहीं आता, फिर वो इंडोर लाइफ गुजारने को पसंद करता है। और फिर है ना फ्यूरेस आउटडोर एक्सोफिलिक, कुछ ये होता है ज़्यादातर इस मॉस्किटो जो है वो फिर इसके बाद ब्लड सक करने के बाद वो इंडोर लाइफ ही गुजारते हैं। देयरफॉर एंटी एडल मेजर्स आर कैरिड आउट इंडोर्स। अभी पैथोफिजियोलॉजी है स्टूडेंट, इसमें देखिए एक मॉस्किटो है नंबर 1 से अगर आप देखें तो नंबर 1 बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ठीक, ये इंसान को बाइट करता है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो कह रहे हैं स्टूडेंट, इन्फेक्टेड यानी कि जो ऐसी जगह से वो इन्फेक्शन लेके आया हो जिससे किसी इंसान को मलेरिया हुआ हो, मलेरिया हुआ इंसान को, ठीक है स्टूडेंट। अब डोरमेटरी फॉर्म में है या किसी साइड सिम्टम डेवलप नहीं हुए, ठीक है। अब ये क्या है कि ये मॉस्किटो उसको बाइट करता है। मॉस्किटो उसको बाइट करने के बाद चूँकि उस मैन के अंदर सेक्सुअल फॉर्म थी, अब मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसके अंदर फिर जो है जब स्टार्टिंग हुआ प्रोसेस तो वो सेक्सुअल फॉर्म हुआ। तब जब ये इन्फेक्टेड ऐसे पर्सन को काटा, जब मॉस्किटो भी इन्फेक्ट हो गया, जब मॉस्किटो इन्फेक्ट हो गया अब ये दूसरे को इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है स्टूडेंट। उसमें क्या होता है, बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो इसलिए करें, तो फिर पैरासाइट फिर जो है ब्लड के अंदर आते हैं, फिर कुछ देर ब्लड में रहने के बाद फिर ये क्या जो रिसाइड करते हैं, तो कुछ तो फेगोसाइट्स वगैरह उन्हें खा लेते हैं, लेकिन कुछ जो बचते हैं वो सीधे कहाँ जाकर रिसाइड करते हैं, वो लीवर में रुक जाते हैं। फिर लीवर में रहते हैं, वहाँ से फिर ये जो है फर्दर इनका रिप्रोडक्शन होता है। और रेट फिर उसके बाद लीवर के बाद ये इसको हिपैटिक फेज कहते हैं। फिर उसके बाद ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं और फिर ये उसके अंदर आरबीसीज़ के अंदर क्या पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ पर ये शावर्स ऑफ जब ये रिलीज़ होते हैं, फिर जब आरबीसी बस्ट होता है तब उसके बाद कहते हैं स्टूडेंट है ना, चिल्स वगैरह का एहसास होता है और कोल्ड में एहसास होता है कि इंसान जितना भी कंबल उड़ाते जाइए उतना कम से कम उसे महसूस होता है, तो यही कंडीशन होती है स्टूडेंट। अब हम इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। यूजली फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी पर्सन से पर्सन को, यानी किसी इंसान को अगर ये हो गया तो अब उसको एक मॉस्किटो इससे बाइट करता है, वो इन्फेक्टेड नहीं था लेकिन उसको बाइट करने के बाद क्या है कि वो इन्फेक्टेड हो गया, फिर अब वो मॉस्किटो क्या है दूसरे इंसान को इन्फेक्शन फैलाएगा, यानी उसको इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे इंसान को, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जैसे बताया फीमेल एनाफ्लिन मॉस्किटो ही इसके लिए है बिकम इन्फेक्टिव वही होती है। ओनली व्हेन इट कंटेन्स प्रोसाइड्स इन द सलाइवरी ग्लैंड्स। जब स्टूडेंट हम इसको स्पोराइड्स वगैरह भी समझेंगे आप, जब मलेरिया की लाइफ साइकिल बताऊंगा तब। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें स्टूडेंट तो इसमें 4 देखिए वाइवेक्स है और फल्सीफेरम है, मैलेरिया है, वे है, तो सभी का अलग अलग रेरी है। 14 डेज है, 12 डेज, 20 डेज, 70 डेज। अब क्लिनिकल फीचर की बात करें स्टूडेंट तो इसमें चूँकि 4 आपको बताया तो उसमें जो है वाइवेक्स के फल्सीफेरम और मैलेरिया, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के हिसाब से सिम्टम अलग अलग हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्लिनिकल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मलेरिया एंड द फीचर्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पैरासाइटिक कॉजिंग द डिसीज, यानी कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है, यानी हर स्पीसीज़ की अपनी अपनी अलग खुसूसियत होती है। इसमें जो जिस स्पीसीज़ का जो इन्फेक्शन होगा है ना उसी के अकॉर्डिंग क्या उसका क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। अब इसमें अगर मान लीजिए बेनाइन टर्शियर मलेरिया यानी वाइवेक्स मलेरिया अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट, तो उसके अंदर क्या क्या अलामत मिलेगी। ये इसमें करें मोस्ट कॉमन टाइप कॉपरी, और इसमें क्या होता है 3 स्टेजेस होंगे। एक क्या है कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वीटिंग स्टेज। स्वीट यानी जिसके अंदर इंसान को खूब पसीना निकलेगा, और कोल्ड स्टेज में क्या होता है सडन ऑनसेट ऑफ फीवर विद द राइगर सेंसेशन ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है, इवन कि आदमी का दांत ही बचता है और उसको कहता है सेवरल कितना मतलब चादर तक या वो रजाई लिहाफ है ना स्टूडेंट ब्लैंकेट्स कितना भी डाल दें तो भी उसे लगता है कि कम है। देयर विल बी सीवियर हेडेक एंड ऑफन वोमिटिंग, शिवरिंग लास्ट फॉर अबाउट 15 to 30 मिनट। ये अरसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग करके क्या होता है बुखार आता है। फिर हॉट स्टेज, फिर दूसरा स्टेज शुरू होता है जिसमें नेक्स्ट स्टेज कहते हैं बाय द हाई फीवर है ना 103 to 104 Fahrenheit। The patient feels burning hot and removes the blankets and removes his clothes also. Headache persists, vomiting can occur. This will last for 2 to 6 hours. ये स्टेज लास्ट
2 से 6 घंटे तक रहती है। तीसरी स्टेज स्टेज ऑफ डायफोर्टिका यानी स्वेटिंग स्टेज। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि इसके अंदर शदीद पसीना निकलता है और यहाँ इस वक्त ये रिकवरी फेज़ भी होता है। रिकवरी उस तरह से नहीं, मतलब ये कि इसकी अलामत में तख्फीफ हो जाता है और जबकि उसका चूँकि कॉजेटिव एजेंट जो कि बॉडी में मौजूद है उसका एक दौर गुजर गया है ना। अभी दूसरा जब दौर शुरू होगा फिर ये हालत पैदा होगी। हाँ, ये लीला ये कि उस पर इलाज किया जाए और उसके कॉजेटिव एजेंट को मार दिया जाए स्टूडेंट। इस स्टेज में इसको आप पढ़ लीजिएगा, आसान है। एंड दिस स्टेज फीवर कम्स डाउन बाय इटसेल्फ एसोसिएशन विद प्रोफ्यूज स्वेटिंग और इसमें फील्स कंफर्टेबल। दिस स्टेज फॉर लास्ट 2 to 4 आवर। इन द पेशेंट फील्स नॉर्मल अटेंड टू ड्यूटी। इन वायरस मलेरिया फीवर रीअपियर्स थर्ड डे। मलेरिया की बात कर रहे हैं, है ना। उसके अंदर क्या होता है कि अगर मलेरिया से अगर इन्फेक्शन होता है उसके अंदर थर्ड डे पे ये इसका बुखार फिर से आता है। और रप्चर ब्लड सेल्स एंड रिलीज ऑफ मेरोजॉइड्स एसोसिएटेड विद हाइगर्स। अब स्टूडेंट हम लोग बात करें मैलिग्नेंट टर्चियन मलेरिया यानी फैल्सीपारम मलेरिया को मैलिग्नेंट टर्चियन मलेरिया कहते हैं और बेनाइन मलेरिया किसे कहते हैं प्लाज्मोडियम वायरस को। ठीक है स्टूडेंट, इसमें के अंदर कह रहे हैं कि देयर इज ग्रेजुअल राइज ऑफ टेम्परेचर। इसके अंदर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है और धीरे डेली रहता है। बिकेम एन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस। कोल्ड हार्ट स्वेटिंग स्टेज रेयरली अकर, यानी इसके अंदर याद रखने के स्टूडेंट कि फैल्सीपारम के अंदर कोल्ड हार्ट और स्वेटिंग स्टेज रेयरली अकर, यानी होता ही नहीं इसके अंदर। बट वोमिटिंग एंड हेडेक आर कॉमन। दिस कंडीशन इज हाईली फैटल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है उससे। इसी मैंने मैलिग्नेंट इसीलिए नाम दिया गया। हालांकि वो कोल्ड होना, हॉट होना, स्वीट होना आदमी ठीक है उसको झेल लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मैलिग्नेंट में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो अब क्या होगा, इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन था वो कोल्ड, हॉट और स्वीट में वो निकल गया। ठीक है, वहाँ पे उसका क्या है, इसका जो एक अलामत में तखफीफ वहाँ मिल गई। अब इसमें क्या है कि इसमें जो मैलिग्नेंट इसलिए कहा, ठीक है ना। मैलिग्नेंट जो आप कैंसर में आप पढ़ेंगे, एक ब्रेन कैंसर होता है, एक मैलिग्नेंट ये होता है कि फिर वो लाइलाज तरह समझा जाता है और बेनाइन के बारे में कहता है कि हाँ काबिल इलाज होता है। तो इस तरह एक उसको वो बताया गया, मतलब इसके ये शिद्दत के हिसाब से कि इसके अगर ये चीज़ है बेनाइन तो ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि मैलिग्नेंट है तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर यानी कि फैल्सीपारम ये बहुत ख़तरनाक है। इसके अंदर क्या होता है, ठीक है कोल्ड, हॉट, एसिडिटी स्टेज तो नहीं होता, लेकिन इसमें जो है क्या होता है, इसका जो कॉम्प्लिकेशंस होता है बड़ा खतरनाक। अब इसमें क्या है, सेरेब्रल मलेरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, सेरेब्रल हाई फीवर, कन्वल्जन्स, पैरालिसिस, डेलीरियम, स्टupor, कोमा एंड डेथ। अगर ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं फैल्सीपारम के, यानी अगर इलाज करा लिया तब तो ठीक है, ख़त्म हो जाएगा सब चीज़, है ना। और वो जो पैरासाइट है वो किल हो जाएगा। लेकिन अगर इलाज नहीं किया आदमी, ठीक है, इसमें सफ़र करता रहा तो उसे सेरेब्रल क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा या ब्लैक वाटर फीवर हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक वाटर फीवर क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट, आगे उसे बता रहे हैं। कैसे भाई फीवर एंड ब्लैक कलर्ड यूरिन ड्यू टू हेमोलाइसिस, इसी वजह से कह रहे हैं ना ब्लैक वाटर फीवर क्यों कह रहे हैं। इसके अंदर जो आरबीसी होता है इसकी यूरिन से जब वो पास आउट होगा, है ना, तो हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, तो उसका चूँकि उसका ब्रेकडाउन हो चुका है आरबीसी का, ठीक है, उसकी वजह से जो यूरिन होगा वो क्या होगा, कलर्ड होगा, है ना, ब्लैक कलर्ड यूरिन होगा। एंड हीमोग्लोबिन यूरिया, और क्या है यूरिन में ग्लोबिन क्या होगा, कब पास आउट होगा, यानी है ना, उसकी यूरिन में ग्लोबिन जो है का इखराज होगा, उसकी वजह से उसका कलर जो है क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा यूरिन का। एलिगेट मलेरिया कैरेक्टराइज्ड बाय फीचर ऑफ शॉक, इसके अंदर भी क्या है, शॉक की भी कंडीशन हो जाएगी। सिम्पटोमिक सेप्टिसिमिक मलेरिया, फीचर ऑफ द सेप्टिसिमिया एंड सर्कुलेटरी फेलियर, एक कंडीशन ये भी आएगी, इसमें क्या होता है सर्कुलेटरी फेलियर तक हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब क्या कि सारे आरबीसीज क्या डेथ होती चली जा रही है ना, वो किल होते चले जा रहे हैं, तो अब वो सर्कुलेशन को भी कहाँ से मदद मिलेगी, है ना, सर्कुलेशन भी बॉडी के अंदर नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, सेप्टिसिमिक मलेरिया एंड सर्कुलेटरी फेलियर कंडीशन हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट इसका कॉम्प्लिकेशन, यानी कि फैल्सीपारम मैलिग्नेंट कहते हैं इसे, और ये बहुत खतरनाक होता है। अब तीसरा है क्वार्टर मलेरिया, दिस काज बाय प्लाज्मोडियम मलेरिया, फीवर अपीयर्स वंस इन 4 days, यानी कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होता है उसमें उसको क्वार्टर मलेरिया भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके अंदर फीवर 4 days पाता। वेल मलेरिया दिस इज काज बाय प्लाज्मोडियम वाली कॉमनली ओनली इन अफ्रीका, ये क्योंकि इसका अफ्रीका में ही मिलता है और इसलिए इसका जो है यहाँ पर उन्होंने जिक्र ज़्यादा नहीं किया, बुक में कहिए कि जिक्र नहीं है कि ये कितने दिन पर इसका असर आता है या इसका साइन सिम्टम क्या होता है।
वेरिफिकेशन में क्या है स्टूडेंट, नंबर एक तो यही है कि जो भी केसेस मिल रहे हैं उसको लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन और कंफर्मेशन के लिए भेज दिया जाए, उसकी हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, MP यानी मलेरिया पैरासाइट टेस्ट किया जाएगा, जब प्रीफियर स्मीयर होगा, चूँकि नाइट टाइम में जो है क्या होता है कि वो सर्कुलेशन में ज़्यादा होते हैं, तो अगर प्रीफियर स्मीयर लेकर उसको कराएंगे तो हो सकता है उसके पैरासाइट है ना डिटेक्ट हो जाए। बोन मैरो स्मीयर और CBCT और DC ये भी क्या है इसका टेस्ट कराया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया में स्टूडेंट 3 तरह का है, एक अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट, मॉस्किटो कंट्रोल मेजर और कम्युनिटी। अब मैं इसमें क्या है अर्ली डिटेक्शन क्या है कि जितनी जल्दी होती है कम्युनिटी जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो डोर टू डोर 15 डेज़ पे है ना, जैसे खासतौर से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इतना दिन का अर्सा चल रहा है। अब ये है कि अगर अक्टूबर नवंबर में ये इसके अंदर क्या है कि डोर टू डोर हेल्थ वर्कर्स को भेज करके, ये गवर्नमेंट का ही काम होता है, अगर वो इसके सर्वे कराए है ना, उनका मलेरिया पैरासाइट टेस्ट कराए तो क्या इस पर काबू पाया जा सकता है और उसका फिर क्या जाए वो डिटेक्ट हो जाएगा तो उसका इसको ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इसका जो है दवा होती है मलेरिया की स्टूडेंट वो याद रखिए क्लोरोक्विन होती है, CHQ है ना, जिससे अभी आपने क्लोरोक्विन के बारे में भी सुना होगा कि इसका जो है कोरोना में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और अमेरिका ने तो बाकायदा धमकी भी तक दे दी थी कि अगर तुम भारत को दे दिया था धमकी कि अगर इस मलेरिया की दवा को सप्लाई नहीं करेगा तो उस पर हमला भी कर सकता है। तो कलेक्शन ऑफ ब्लड फिल्म थिक एंड थिन फॉर फीवर केसेस एंड लेबोरेटरी फॉर मलेरिया पैरासाइट, एडमिशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट टू ऑल पॉजिटिव केसेस ऑफ मलेरिया। अब स्टूडेंट इसका ये क्लोरोक्विन है, ठीक है ना, इसको डोज डे 1 to डे 3 इसके अंदर कितना हिसाब से कराएंगे। देखिए 150 मिलीग्राम बेस पर टैब, अगर 150 मिलीग्राम का टैबलेट है और 25 मिलीग्राम बेस पर kg डिवाइडेड ओवर 3 डेज, यानी 25 मिलीग्राम की टैबलेट को, ठीक है ना, उसको बॉडी के जो डिवाइडेड ओवर 3 डेज, इसके 3 डेज पर डिवाइड कर देंगे। 25 मिलीग्राम तरह ही समझिए कि डे 1 10 मिलीग्राम बेस पर kg, स्टेट 10 5 मिलीग्राम बेस पर kg, ठीक है ना, और डे 2 में 5 मिलीग्राम बेस पर kg, और इसके 24 आवर्स में इसको इस्तेमाल कराएंगे। और इसकी दूसरी दवा है स्टूडेंट वो है प्राइमाक्विन, इसकी डोज जो होगी 7.5 मिलीग्राम बेस पर टैब होती है। ये स्टार्ट कंकरेंटली विथ क्लोरोक्विन 0.5 बेस पर kg और 24 आवर्स फॉर द 2 वीक्स। टेक विथ फूड, चेक PD स्टेटस बिफोर स्टार्ट क्लोरोक्विन, यानी कि प्राइमाक्विन देने से पहले देख लेंगे कि 6 PD का किसी को कि उसमें मुब्तला तो नहीं है, अगर वो मुब्तला है उसको चीज़ नहीं दी जाएगी, तो इसको फर्दर और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। दूसरा है मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स एंड कम्युनिटी प्रोटेक्शन। अब स्टूडेंट दोनों इसमें आ गया, यानी कि एक तरह का अगर प्रोटेक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी का भी प्रोटेक्शन उससे आसानी से हो जाएगा। जैसे कि एंटी एडल्ट मेजर्स, DDT स्प्रेइंग, इसका होता है केमिकल होता है, इसका स्प्रे कर दिया जाए तो उससे क्या है कि उसको जो ब्रीडिंग है ना मॉस्किटो की, वो क्या होगी ब्रीडिंग प्लेस पर क्या होगी, वो जो लार्वा है वो किल हो जाएंगे, ठीक है ना, उसकी ब्रीडिंग होगी नहीं। तो जाहिर सी बात जब वो खत्म हो गए तो उसके बाद अल्टीमेटली किसका प्रोटेक्शन हो गया, कम्युनिटी का। ऐसी एंटी लार्वल मेजर्स है ना, लार्विसाइडल ऑपरेशंस, यानी इसमें क्या होता है कि बम्बूस या फिश वगैरह जो होती है वो पोंड वगैरह में छोड़ दी जाती है, ठीक है, तो क्या होता है जो लार्वा होते हैं मॉस्किटो के, ठीक है, वो उसको क्या ईट कर जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। या प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स, इसको बचने के लिए और क्या है कि मच्छर बाइट ही ना करे, ठीक है ना, मान ली किसी और इन्फेक्टेड इंसान को मच्छर काट कर इन्फेक्टेड हो गया लेकिन वो किसी और को ना काट सके, तो उसके लिए क्या है कि इस्तेमाल क्या करें आदमी, मॉस्किटो नेट्स हुआ, रिपेलेंट्स हुआ, क्रीम्स हुआ, एक्स्ट्रा इस सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है और उससे बचा सकता है। अब प्रिवेंटिव मलेरिया माइंड बिफोर मैडनेस, योर ABCD अगेंस्ट मलेरिया, अब इसमें देख सकते हैं अवेयरनेस हुआ, बाइट प्रिवेंशन हुआ, है ना, कीमोफोरेक्सिस डायग्नोसिस, यानी ABCD बता करके ये एक तरह का ये बताने की कोशिश की है ताकि आदमी इंसान अपने आप को अवेयर कर सके, है ना, चीज़ों को याद रख सके कि क्या करना, अवेयरनेस है तो आदमी जाने, है ना, अपने साफ़ सफाई रखे, अगर बाहर जा रहा है ऐसे मौसम में तो अपने फुल कपड़ा फुल आस्तीन वगैरह पहन के जाए, है ना, या अगर बैठा हुआ है तो क्या रिपेलेंट वगैरह जो लगा ले, है ना, ओडोमॉस क्रीम वगैरह जो भी सब चीज़ लगा ले जिससे क्या मस्किटो बाइट न कर सके, इन सब चीज़ों। फिर अगर हो जाता है तो कीमोफोरेक्सिस इलाज करे, तो है ना, फिर डायग्नोसिस के लिए जाए, या और लोग जिनको अभी साइन सिम्टम नहीं आए हुए हैं तो उनको जो है डायग्नोसिस के लिए जाएंगे तो उनकी डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये था अब तक का लेक्चर, उम्मीद को आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।